नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं आपके साथ रक्षिता। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित फोटोग्राफर और साथ ही एक पर्यावरण संरक्षक अनूप शाह जी। और कहीं न कहीं ये उत्तराखंड के पर्यावरण को लेके काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और अभी इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है अपनी फोटोग्राफी के फील्ड में काम करने के लिए। तो अभी हाल ही में इन्होंने यात्रा की है पिंडारी ग्लेशियर की, जहाँ पे इन्होंने कुछ पर्यावरण के चेंजेस नोटिस किए हैं। तो आज हम अनूप जी से ही जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या चेंजेस नोटिस किए और कैसे हम इन सब को कवर कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ें सही कर सकते हैं, इन सब के बारे में। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा पिंडारी ग्लेशियर तक कैसी रही? कैसी इतने सालों बाद आप पिंडारी ग्लेशियर गए, आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा फ़ील किया आपने? देखिए, पहले मैं 1964 में पिंडारी गया था। सीआरएस इंटर कॉलेज का एक ग्रुप था, वो पिंडारी गया था, उसके साथ मुझे जाने का मौका मिला था और उसी समय मेरी फोटोग्राफी की भी शुरुआत हुई थी। एक्वा आइसोली कैमरा मेरे पिताजी लेट चंद्रलाल शाह ठुलगरिया जी ने मुझको दिया था और उससे मेरी फोटोग्राफी की भी शुरुआत हुई। और मैंने एक फोटो शेयर करी जब मैं पिंडारी ग्लेशियर पहुंचा, तो वहां से जो मैंने परिदृश्य 60 साल पहले देखा था, उसी कंपैरिजन में मैंने वहां पे एक फोटो खींची, तो मुझे इतना शॉकिंग लगा। तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट ये 5 किलोमीटर तो रिसीड हो गया है ग्लेशियर, सॉरी काफी पहले से रिसीड हो, आधा किलोमीटर करीब रिसीड हो गया है। और ऊपर की तरफ भी रॉक्स वगैरह दिखने लगे। ग्लेशियर बहुत छोटा सिकुड़ गया है, बहुत छोटा हो गया है। और हमने 94 में जब ट्रेल्स पास किया था, तो तख्ता कैंप से होते हुए हमने एक 800 फीट की एक वॉल क्लाइम करके नंदा घाट की तरफ से हम पिंडारी ग्लेशियर में इंटर किए थे। और आपके लोग कहते हैं कि वहां जाना इम्पॉसिबल हो गया, वहां सिरेक्स वगैरह बहुत खुल गई हैं, क्रिवेसेस बहुत डीप आ गई हैं। तो अब वो ग्लेशियर के बगल से जाते हैं, जहाँ की पहले इम्पॉसिबल था। गिरी बिहार बॉम्बे के 2-3 क्लाइंबर वहां पेरिस हुए थे, कैलकाटा के हुए थे और काफी डेंजरस था। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ग्लेशियर के रास्ते हम ट्रेल पास की तरफ जाएं, लेकिन पास में मैंने सुना 3-4 अटेम्प्ट जो हुए हैं उसी के थ्रू हुए हैं। तो आप इन ऑल कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का ये असर है। वॉल्यूम, बर्फ का वॉल्यूम कम हो गया है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। तो एक ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन आप इसको कह सकते हैं। हाँ, जैसा हम सर देख रहे हैं कि आधा किलोमीटर जो आपने बोला है कि आधा किलोमीटर कहीं न कहीं ये ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसक गया है। अब आधा जी किलोमीटर जी कहने में तो हमें काफ़ी कम लगता है कि चलो आधा किलोमीटर ही तो खिसका है, लेकिन कहीं न कहीं इसके जो परिणाम हैं वो बहुत डरावने सिद्ध हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा गंभीर सिद्ध हो सकते हैं। बड़ा बदलाव हो सकता है इसके कारण, क्योंकि सिर्फ़ पिंडारी ही नहीं, हम बात करें बाकी ग्लेशियर्स की तो उधर भी सेम कंडीशंस हैं। ऐसा ही हो रहा है कि ग्लेशियर और जगह के भी पिघल रहे हैं, काफ़ी पानी बढ़ गया है नदियों में। तो ये सारे बहुत गंभीर परिणाम हमें दे सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि कैसे-कैसे हम परिणाम इससे फेस कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसमें हमारा हालांकि ह्यूमन का ही दखल है। मैं 69 में गंगोत्री ग्लेशियर कैसा, जैसे आपने और ग्लेशियर्स का बताया, वो तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रिसीड किया है। पहले वो बीच में से पानी निकलता था, गोमुख का जो निकलता था, गाय के मुख की तरह था, और उसके ऊपर से हम बाईं तरफ से क्रॉस करके तपोवन नंदनवन की तरफ जाया करते थे। और आज स्थिति ये है कि आप राइट साइड को ट्रॉली से आप उसको क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद मोरेन के थ्रू आप आगे जाते हैं, जो कि बड़ा रिस्की भी हो गया है। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज, देखिए, नहीं, लास्ट ईयर पिंडर वैली में, नैनीताल में कहीं बर्फ नहीं के बराबर गिरी, जबकि 1.5-2 फुट बर्फ नैनीताली में गिर जाती थी। तो इतना एरेटिक चेंज हो रहा है, इतनी तेजी से हो रहा है। पहले थर्मामीटर की तरह था टेम्परेचर। हम सितंबर फर्स्ट वीक में माउंटेन्स में जाने की तैयारी करते थे और बाई 15 सितंबर एवलांचेस सेटल हो जाते थे, क्रेवैसेस खुल जाती थी। तो ठंड जरूर होती थी, लेकिन वो माउंटेनियरिंग के लिए वो पीरियड बहुत सेफ माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके देखिए, आपने अक्टूबर तक बारिश हो रही है,
और अचानक बारिश हो रही है। और मैंने देखा पिंडर वैली क्या और जगह भी वो बकरी की खाल की ऊन से बुनी हुई अपना कोट पहनते थे और टोपी पहनते थे। उस वहां अम्ब्रेला की जरूरत नहीं होती, ड्रिजल करती थी बारिश, तो वो कोट और वो झाड़ लिया, पानी गिर जाता था, वो वाटर प्रूफ की तरह काम करता था। और आज देखिए वहां भी क्लाउड बर्स्ट हो रहा, नदी नाले। अब कफनी ग्लेशियर 2013 में पूरा वो साइड में एक लेक बन गया था, टूट गया, जिससे बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। अभी तक हम कफनी ग्लेशियर का रूट नहीं खोल पाए। पिंडारी ग्लेशियर का रूट जगह जगह टूटा हुआ है, वो अभी ठीक हम करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन और तरह के गलत काम कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ की स्थिति तो आप जानते ही हैं, सब जगह कम हो रही है। उसके अलावा स्नो लेपर्ड्स के अटैक, वहाँ आपके साल 4-5 अटैक तो स्नो लेपर्ड के हुए। 11 घोड़ों के बच्चे लेपर्ड और उसने मार दिए, लेकिन कंपनसेशन के नाम से हमने उनको कुछ नहीं दिया है। तो एक्चुअली रेवेंज बढ़ेगा, वो गलत तरीके से उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो फॉरेस्ट का भी फर्ज होता है कि वो उनके नजदीक रहें और अगर कोई नुकसान होता है एकदम उनको कंपनसेट करें, गांव वालों से इंटरेक्शन करें। गांव वाला को मैं जाता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता है। तो फॉरेस्ट की भी ड्यूटी है कि वाइल्ड लाइफ बचाने में अपना सहयोग करे। जड़ी बूटी देखिए बेतरतीब, मैं तो कह रहा हूँ 10% रह गई, ये भी एक हो सकता है इतनी भी न रह गई। अच्छा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर आप जड़ी वहीं। बूटी जी जैसे आप जड़ी बूटी की बात कर रहे हो और आपने एनिमल्स की भी बात की, जो वाइल्ड लाइफ जी है हमारी, इसकी भी बात की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको पिंडारी जब आप गए इतने सालों बाद, तो आपको कुछ जड़ी बूटियां या कुछ एनिमल्स ऐसे लगे कि जो लुप्त हो चुके हैं, कहीं ना कहीं अब वो देखने नहीं मिलते हैं उस इलाके में जहाँ वो पहले थे, और कुछ वाइल्ड एक्सटिंक्ट जो अपने वानस्पतिक रूप में वहां पे वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे या हो चुके हैं? नहीं, ये जैसे वाइल्ड लाइफ का सवाल है, पहले हमें मस्ट डियर का एक दो मस्ट डियर जरूर दिख जाते थे पिंडारी जाने में, और स्नो लेपर्ड भी मैंने वहां देखा है पास में, और लोगों उनकी स्किन भी देखी है पास में। लोगों ने मारे गए हैं जो उसकी स्किन भी मैंने देखी है पिंडर वैली में। लेकिन अब शिकार का जहां तक सवाल है काफी कम हो गया, क्योंकि टूरिस्ट ट्रैफिक जाता है। और जाड़ों में पहले तो अपने नीड के लिए एक आध जानवर मारते थे, अब वो भी मेरे ख्याल से बंद हो गया है। तो वहां पे स्वामी जी हैं एक 0 पॉइंट में, तो उनके आश्रम के चारों ओर हमें करीब 100-150 बरल मिले, ब्लू सीप जिसको कहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, उसको अपने फोटोग्राफ करी। और द्वाली से आगे के रास्ते में आपको थार काफी दिख जाते हैं, अभी भी दिखते हैं, लेकिन भालू आपके हमें एक नहीं दिखा। उसकी आवाज, और ये पास में हमने कफनी वैली में भी मैंने भालू देखा है, पिंडर वैली में भी पास में हमने देखा है। लेकिन मस्क डियर भालू की संख्या में कमी मुझको लगी वहां पे। लेकिन खासकर जैसे जड़ी बूटी की आपने बात करी, वो तो बहुत ही ज्यादा हमारे पूरे उत्तराखंड में एक्सप्लॉइट हो रही है। उसमें जैसे सालम मिश्री, सालम पंजा, कुटकी, अतीस वगैरह जो मोस्ट कॉमन थी, हर बुग्यालों में आपको भरे भरे हुए मिलते थे, वो बहुत रेयर हो गई है, कहीं कहीं देखने को मिलती है। अब आप बताइए, छिपला केदार जैसी जगह में जहाँ पे नंगे पैर जाते थे, जोर से नहीं बोलते थे, नियम थे, वहां अगर ठेकेदार जड़ी बूटी गांव वालों से, नेपालियों से कलेक्ट कराए, कहे ये जड़ी बूटी का ये रेट है, वहीं सुखाए वहीं पैक करे, तो क्या बचेगा। और जब मैंने मैं एडवाइजरी बोर्ड का भी मेंबर हूँ वाइल्ड लाइफ का, तो मैंने वहां पे उठाए, तो वो कहते हैं हमें इसकी जानकारी नहीं है, अगले मीटिंग में हम जानकारी लेके इस बात को हम उठाएंगे। आपको चाहिए कि गांव वालों से तो इंटरेक्शन करें, आप उनको बताएं क्या क्या जीव है, आप कैसे बचाएंगे, क्या क्या हम कंपेंसेशन दे सकते हैं। ये ग्राम सभा का फॉरेस्ट है, क्या आपके राइट हैं, क्या आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है, ये कौन बताएगा। आप जाइए उनके, कोई अगर मान लिया स्नो लेपर्ड किसी के जानवर मारता है, इमिडिएटली आपकी, हमारी भी ड्यूटी है कि उनके पास जाएं, उनको कंपनसेट करें। तो ये बेसिक चीजें नहीं हो रही हैं। अब वहाँ पिंडारी में गांव वालों का रोष है कि ये 100 रुपए तो हमसे वसूल करते हैं, लेकिन उसके एवज में न टूरिस्ट को न हमको कुछ मिल। एक लिटरेचर वहाँ का पिंडर वैली में आपको वाइल्ड लाइफ का कोई लिटरेचर नहीं है,
कोई साइनेज नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अरे पिंडारी वैली में इतना पानी है, स्प्रिंग वाटर है, तो आपको वाटर बॉटल ले जाने की क्या जरूरत है? आप नेचुरल सोर्स से पानी पी सकते हैं। आप फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी है, उनको बैग दें, उनसे कहें अगर प्लास्टिक लाएं इसमें आप वापस लें, बैग का चाहे चार्ज कर लें। तो छोटी छोटी चीजें हैं ये, जब तक डीएफओ लेवल से इसमें आगे बात नहीं बढ़ी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कहीं लोगों ना को कहीं पता भी आपको लगेगा। ये लगता वहां है कि हम कहीं पे वाइल्ड लाइफ, आप इंटरप्रिटेशन सेंटर की तो बात करते हैं, लेकिन बेसिक आप वहां के कहीं बर्ड के, कॉमन बर्ड्स के चार्ट लगाइए, कहीं पे एनिमल्स के चार्ट बनाइए, उसके नाम लिखिए, उसका बॉटनिकल, पेड़ों में आप ट्री गार्ड लगाइए जिसमें वो पेड़ का नाम लिखिए। आपको पता ही नहीं है। वहाँ की टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहाँ के गाइडों को वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, मैंने कई लोगों से पूछा, मलक सिंह बूढ़ा को जानते हो आप? तो उनका जी ब्लैंक था, उन्होंने कहा सर ये नाम ही नहीं सुना है। जबकि मैंने कहा अंग्रेजों ने तक उसको ग्रेजिंग राइट दिए, प्राइड दिए, ट्रेल्स पास पहले उसने क्रॉस किया था, उतना उसको सम्मान मिला था, और आप अपने लोगों को नहीं पहचानते हो, किस तरह के गाइड हो? आपको जानवरों के जी नाम पता नहीं है, आपको कोई पौधों के, मैंने कई नाम पूछने चाहे, इवन ट्रीज के नाम उनको पता नहीं थे गाइड के। तो ये कौन बताएगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट बताएगा, नहीं तो उसका क्या फायदा? दुकानों में देखिए वो सब स्टैंडर्ड खाना दे रहे हैं, 2-2 250 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आप पैसा लीजिए, आप 300 लीजिए, 5, लेकिन एक स्टैंडर्ड तो हो। उनको कुकिंग की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी नहीं है उनको? क्या, जो आपने दुकान खोली है तो कैसे आपने हाइजीन मेंटेन करना है, खाना कैसे परोसना है, ये भी जरूरी है। आप अच्छे क्लास का टूरिस्ट की बात करते हैं तो कैसे आएगा? मैं अभी यूएस में 2 महीना रह के आया, मैंने उत्तराखंड की कई स्लाइडें हैं और वो दिखाई, तो उनके मुंह से इतना सुंदर जगह कहाँ है, ये है। मैं उत्तराखंड का नाम लेता था, तो कहीं मेरे ख्याल से 10 जगह लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया, तो कहते थे वी नो अबाउट नेपाल, वी हैव नो आइडिया अबाउट उत्तराखंड। मतलब कितनी शर्म की बात है, ये हमारी पब्लिसिटी है। अच्छा टूरिस्ट आएगा, पैसा आएगा, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा ना। चंद्र सिंह गढ़वाली में आप लोन तो दे देते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन किस तरह का मकान बनेगा, लोकल शैली में क्या होगा, बाथरूम कहाँ होगा, क्या होगा? कोई आर्किटेक्ट का उनको आप उनको मदद दे रहे हैं? इवन साइनेज, लोहे की बेंचें लगा रहे हैं, बड़े बड़े साइनेज लगा रहे हैं, 4 फुट बाय 4 फुट। अरे उसका लोहे के गर्डर में वो लगे हुए हैं, उसकी क्या जरूरत है? बैठने के लिए क्या वहां के पाथर नहीं है? उसकी आप सुंदर बेंच बनाइए। जो स्लेट के पत्थर है उनको खड़ा करके आप उसका, उसमें माइलेज लिखिए, इवन डिस्टेंस आप आवर्स में भी लिखिए उसमें। तो ये मैं अभी रिसेंटली इंटेक का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने ये भी कहा पीडब्ल्यूडी से और इनसे कि हम आपको, आप बताइए, आप, हम उसके डिजाइन आपको देंगे किस ढंग से यात्रा रूट में लगाए। मेरे को स्विट्जरलैंड भी जाने का, इतना सुंदर साइनेज लगे रहते हैं। तो उस तरह की हमारी कमी है। दूसरा, हर जगह कैरिंग कैपेसिटी जो जगह की है, टूरिस्ट उतने ही जाते हैं, कहाँ कैंप का आपको ये पता नहीं है, कैंप साइट कहाँ करनी है, क्या करनी है। और अभी तक हम, एक बहुत खेत की बात है, वो इजी ट्रैक है, वेरी इजी है, इजी है, डिफिकल्ट है, ये कैटेगरी हम नहीं कर पाए। लोग चले जाते हैं, फिर कैजुअलिटीज होती हैं, उनको अनुभव नहीं होता, सामान नहीं ले जाते हैं। तो ये जानकारी जब तक हम नहीं देंगे, और पिंडर वैली में भी हम कई और ट्रैकिंग रूट भी खोल सकते हैं। देखिए ट्रैकर्स को कुछ नहीं चाहिए, कैंप साइट आप डेवलप करिए, पानी इस उसके बगल में हो, वो अपना कैंप लगा के वो वहां रह सकता है। तो बहुत सुंदर फॉरेस्ट है। बर्ड लाइफ वहां पे करीब समझो 150-200 किस्म की तो बर्डें हैं। कुछ माइग्रेटरी हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ ये हैं। बर्ड वॉचिंग कैंप आज तक वहां नहीं लगा। कहते हैं हम कौसानी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है कि हम कौसानी कैंप लगाए। अरे आप ये खाती में लगाइए, कुमाऊं मंडल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है। और उनको, जो बर्ड वॉचर्स हैं, जो बड़े, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उनको आप बुलाइए, उनसे कहिए आप यहाँ आइडेंटिफाई करिए। अभी हमने एक नैनीताल के आसपास 3 साल पहले वेनेसियस रोजफिंच, एक नई चिड़िया खोजी यहाँ पे, जो 98 ईयर्स बाद दिखी।
तो हिंदुस्तान का शायद कोई कोना नहीं होगा जहाँ के बर्ड वॉचर्स उसको फोटोग्राफ करने नहीं आए, इवन बाहर फॉरेन कंट्रीज के आए। तो ऐसे ही वहाँ का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी लिस्टिंग हो, लोग जाएं। मतलब ये तो बेसिक चीजें हैं ना, ये नहीं करेंगे हम कहेंगे ये टूरिस्ट आए, ये आए। क्वालिटी टूरिस्ट तभी आएगा जब उसको फैसिलिटी देंगे और इस तरह के आप कैंप वगैरह करेंगे। तो मेरा मशरूम्स हैं, वाइल्ड मशरूम, मैं पिंडारी से करीब 10 किस्म के जो मशरूम मैंने ढूंढे हैं जो एडिबल हैं, जिसमें लेंटिनस स्पीसी के हैं, प्लूरोटस के हैं, ये आर्मिलेरिया मेला, कई तरह के हैं, कई लाइट इमिट करते हैं। आप मशरूम हंटिंग के एक्सपीडिशन ले जाइए और कंट्रीज में देखिए, यूएस और वो वहाँ क्लब बने हुए हैं मशरूम के लिए ले जाते हैं। तो हम उसमें एक किताब भी बनाने का प्रयास करें। तो इस ढंग की छोटी चीजें हैं जो करें। अभी उत्तराखंड की एक किंग कोबरा पे वाइल्ड लाइफ वीक पे हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है पूरे किंग कोबरा पे, और उसको बड़े फॉर्मेट में हम उसको बना रहे हैं। अभी 10 मिनट की हमने गवर्नर साहब को दिखाई थी। तो ऐसे ही मतलब करने को तो बहुत कुछ है। तो अगर आपकी विल हो तो हर कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं सोचेंगे तो धीरे धीरे इसी तरह हम बर्बादी की तरफ जाएंगे। कहीं न कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हम अपने राज्य को इस ग्लोबल वार्मिंग से कहीं न कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम लोग अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा ख़ास बना सकते हैं। आपका पूरा कन्क्लूज़न ये है। तो सर, इसके अलावा जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपने बोला था कि अभी इन सब का जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सारे जितनी जगह ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से जो चीज़ें हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसका कारण सिर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग ही है या फिर कोई और भी रीज़न्स हैं हमारे ग्लेशियर्स के इतने पीछे जाने के, मेल्ट होने के, जो हमारी चीज़ें चेंज हो रही है, इन सब का सिर्फ़ ग्लोबल वार्मिंग ही कारण है या और भी कुछ कारण? नहीं देखिए, एक तो हम ग्लोबल वार्मिंग तो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हमारी सोच, हमने उस इलाके को कैसे डेवलप करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल हूँ, पिंडारी से 0.2 किलोमीटर पहले पूरा एक हम समझो 4 फीट नहीं 40 फीट 40 फीट बाई 40 फीट का एक मैदान बना रहे हैं। वहां की वेजिटेशन को खोद के मैदान बनाया जा रहा। जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये टूरिज्म का पैसा आया है, यहाँ पे व्यू पॉइंट बना रहे हैं। मतलब कितनी हास्यास्पद, हर जगह से आपको व्यू बना, आप जो वेजिटेशन है उसको खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह का आप विकास करेंगे तो आप क्या करेंगे। आप ये ऐसे ही सस्टेनेबल नैनीताल के केस में आप देख लीजिए, टूरिस्ट टाउन है, एक कैरिंग कैपेसिटी नैनीताल की है, आप और चौड़ीकरण कर रहे हैं। आप टिफन टॉप जैसी जगह में नेचुरल वाटर का एक सोर्स है, कह रहे हैं आप वहां लेक बनाएंगे, सब वहां की वनस्पति को उजाड़ देंगे। इस तरह का आप विकास करना चाहते हैं तो क्या बचेगा आपके वहां। और जो जानकार लोग हैं उनसे आप नहीं लेते हैं। लोकल जियोलॉजिस्ट हैं जो रात दिन काम करता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हैं। तो जो जानकार लोग हैं उनसे तो राय लीजिए, उनसे तो आप पूछेंगे नहीं, आप अपनी मनमानी करेंगे तो कैसे विकास होगा बताइए। तो ये भी एक तो बहुत कहीं बड़ा न कारण कहीं है। टूरिस्ट रोड है, का देखिए रोड है, हर गांव वालों को चाहिए। अभी मैं 12 साल पहले बदियाकोट और वो इलाके में पूरा हिमनी, घेस, बलान और भरड़ कांडे में हम लोग रुके थे, सब पैदल मार्ग था। तो आज सब रोडें चल रही। पिंडारी का ट्रैक था 115 किलोमीटर का, आज 31 किलोमीटर का रह गया। ढाकुरी का इतना सुंदर रास्ता था, सुबह 2-3 बजे से खच्चरों की आवाज, घंटियों की आवाज गूंजती थी। गांव में हम रुकते थे, वो स्वागत करते थे। कोई रेस्टोरेंट और वो नहीं थे, वो हमें छाछ पिलाते थे, कुछ करते थे, इतना अच्छा लगता था। उनसे इंटरेक्शन, उनकी बातें होती थी। और कई दफे तो ये होता था, वो हम विदा करते थे तो रोने लगते थे। तो हम पूछते थे, वो कहते थे हमारे बेटे आर्मी में हैं तो हमें उनकी याद आ गई। ऐसी हमारे से घटनाएं बढ़ती। जो भी है वो तत्पर रहते थे। अब सब कमर्शलाइजेशन हो रहा और गलत तरीके से काम भी हो रहे हैं। तो ये जो रोडों का एक तरफ से जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन एक एक गांव में 3-3 तरह से रोड। रिजर्व फॉरेस्ट को आप खत्म कर दे रहे। आप उस पर स्टडी करिए, कितने गांव वालों को फायदा हो रहा, कितना जंगल का हमारा नुकसान हो रहा। आपने बस रोडें बना दी। रोपवे की बात 10 साल से हो रही कि हम नहीं, जंगल नहीं काटेंगे, रोपवे, उसमें कोई बोलता नहीं है।
क्योंकि जंगल में पेड़ कटते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। तो किससे आप क्या कहेंगे? आपकी कोई बात सुनेगा तभी तो आप कहोगे। और हमें तो ये पर्वतारोहण में अब हम कब तक कहेंगे? अभी मेरी करीब 75 साल का आपकी बर्थडे हमने मनाया। 60 साल में मैं पिंडारी होके आया हूँ। तो कब तक हम लोग अपने जो अनुभव आपको साझा करते रहेंगे? अब देखिए नदियों का, अब एक मैं आपको, नदियों में पिंडर जेबीसी आप लगा रहे हैं, नदियों का तल टूट रहा है, रोडें बन रही, उसका मलबा आप नदियों में डाल रहे हैं। जो एक्वेटिक फ्लोरा फौना है उसकी किसको परवाह पड़ी है? जगह जगह आप जहां मन आ रही आप डैम बना दे रहे हैं। भैया जो माइग्रेट करती है महासेर वगैरह रिवुलेट्स में जाती है, वहां उनके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, और उसको आप एंगलिंग की तरह बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने एंगलिंग शुरू करवाई। आप कैच एंड रिलीज वाला, आप और कंट्रीज में, चाइना में गया, मैं स्विट्जरलैंड में गया, यहाँ गया, तो एंगलिंग उसको फिशिंग एंगलिंग के लिए आपको लाइसेंस मिलता। आप वहीं पे बारबेक्यू लगा के आप इंजॉय भी कर सकते हैं, मछली कर, वो हम क्यों नहीं कर सकते? आप फिशरीज डिपार्टमेंट, और ये है मछली रिवर्स में छोड़े। जो यूथ अभी डायनोमाइटिंग ब्लीचिंग कर रहा, उसको रोजगार मिलेगा। नेट के साइज, मछली की एक स्टैंडर्ड साइज, यहाँ 10 साइज की नेट पूरे स्वीप करके मछली निकाल लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कौन उसको देखेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो एरिया नहीं है, कहते हैं डीएम के अंडर या ग्राम सभा के अंदर है, तो उसमें सबको खुली छूट है, और डायनोमाइट भी इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, सब चीज हम उजाड़ने में लगे हैं, बताइए। कहीं न कहीं हमें टूरिस्ट को भी ये बताने की ज़रूरत है कि अगर आप पहाड़ों पे आ रहे हैं, तो आपको पहाड़ों पे आने के लिए आखिर बॉटल क्यों लानी है? क्यों पानी खरीदना है? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे गधेरे, नौले बहुत धाराएँ हैं, जिससे हम लोग नेचुरल पानी ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं। मैं लास्ट टाइम ये अस्कोट आराकोट यात्रा में सोनप्रयाग की तरफ गया था। ऊपर से हम एक आध बुग्याल में भी ऊपर गए, तो आपको ताजुब होगा, सोनप्रयाग के दुकान में जब मैं बैठा तो उसने सब प्लास्टिक की चीजों में हमें खाना दिया। तो मैंने उसको विरोध किया, मैंने कहा थाली और गिलास है तो इसमें क्यों नहीं दे रहा? तो वो कहता है साहब ये आसान है, और ये करके इसमें धोने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ ठंडा है और हम इसमें देते हैं। वाटर बॉटल की उसने रखा, वहां इतने स्प्रिंग हैं। आप और कंट्रीज का सबक लीजिए, आप स्प्रिंग वाटर सबको पिलाई। आप वाटर बॉटल बैन कर दीजिए, पूरे केदारनाथ वैली में कोई नहीं ले जा सकता। आप ये प्लास्टिक के ट्रकों ट्रक जा रहे थे, आप उसको क्यों जाने दे रहे? आप उसको बैन करिए। एक इतनी छोटा काम आप नहीं कर सकते? दूसरी तरफ से कहते हैं नदियां प्लास्टिक से भर गई, उसको रिसाइकिल करने का हमारा नहीं है, तो कैसे होगा? और कंट्रीज आपके एग्जाम्पल में है, तो वहां सब पीने की व्यवस्था होती है, पानी का शुद्ध पानी है, आप पीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ग्लेशियर्स को बचाने के लिए हम लोग किस स्तर पर प्रयास कर सकते हैं? हमारी युवा पीढ़ी, हम लोग कैसे ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद से हम अपने इनिशिएटिव कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले तो साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, उसके डेटाज आपका लग किस रफ्तार से गिर रहा, उसके कॉज क्या है, साइंटिस्ट लगने चाहिए, कई लोग लगने चाहिए, तो उस पे हमें वर्क करना चाहिए। जो फॉरेस्ट कट रहे और ये उसका भी उसमें असर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका भी असर है। तो सब पहलुओं को हमें देख के आगे बढ़ना चाहिए मेरे समझ से। तो धन्यवाद सर हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए और इन सब बातों को कि हमें अपने पर्यावरण कैसे संरक्षित करना है और कैसे हमें आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक इस बात को देखेंगे और कहीं न कहीं अपने चीज़ों में लाएँगे कि हम अपनी चीज़ों को, अपने पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद।